हेलो एवरीवन। तो वेलकम टू माय न्यू टॉपिक दैट इज़ सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी। आज हम सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी को वन शॉट में देखने वाले हैं। एक ही लेक्चर में हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तुम्हारा टॉपिक का नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी, ये मेरा नाम देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए आज का टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं शॉर्ट में कि आज हम इस लेक्चर में क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड, इंट्रोडक्शन देखेंगे यूनिट 1 का, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। तो ये जो सारा जो टॉपिक है ये मैंने कहाँ से लिया, ये DU के सिलेबस से लिया। तो ये हम पूरे सिलेबस वाइज चल रहे हैं, तो उसके पर्सपेक्टिव से आप देखिएगा। तो यूनिट 1 है हमारा इंट्रोडक्शन, जिसमें हम पॉलिटिकल फिलॉसफी का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्या होता है आखिर पॉलिटिकल फिलॉसफी, और इसके जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो देखेंगे। और यूनिट 2 में मॉडर्न लिबरल थॉट्स के बारे में देखेंगे, और इसके क्या फंडामेंटल है, क्या बेसिक्स है वो पहले देखेंगे। उसके बाद इनलाइटमेंट, स्टेट ऑफ नेचर, स्लेवरी, इस टॉपिक को कवर करेंगे। और फिर जो पॉलिटिकल सोसाइटी का फिर कैसे बिगनिंग होता है, तो ये सारा जो टॉपिक है ये यूनिट 2 का टॉपिक है। तो ये सारे हम देखने वाले हैं। यूनिट 3 का टॉपिक है मॉडर्न वेस्टर्न लिबरल थॉट। इसके जो लिमिटेशन है वो हम देखेंगे यूनिट 3 में, जिसके अंदर हम क्लास सोशल स्ट्रक्चर देखेंगे। जो सोसाइटी डिवाइड की गई थी तो वो सोशल स्ट्रक्चर देखेंगे, और क्लासलेस सोसाइटी का कैसे फॉर्मेशन होता है वो डिस्कस करेंगे। और फिर यूनिट 4 में आ जाता है इंडियन पॉलिटिकल थॉट, जिसमें हम इंडियन पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि क्या सोसाइटी में होना चाहिए। तो नेशनलिज्म का क्रिटिक देखेंगे जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया जाता है, और क्रिटिक ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो कि महात्मा गांधी के द्वारा किया जाता है, और डेमोक्रेसी एंड एनिहिलेशन देखेंगे, और रेडिकल ह्यूमैनिज्म देखेंगे MN रॉय के द्वारा। तो ये सब टॉपिक हम आज कवर करने वाले हैं। तो यूनिट 1 स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा, जो कि इंट्रोडक्शन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर व्हाट इज पॉलिटिकल फिलॉसफी, आखिर होती क्या है। तो पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या है, एक फंडामेंटल और एक ओल्डेस्ट ब्रांच है, फिलॉसफी का ही एक ब्रांच है जो डिस्कस करता है फंडामेंटल क्वेश्चन अराइज करता है अबाउट पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट, अथॉरिटी, लिबर्टी, सब इन सारे टॉपिक्स को वो इन्वेस्टिगेट करने का काम करता है। लाइक अगर हम पॉलिटिकल साइंस में देखें तो वो बस थ्योरी बताता है कि हाँ डेमोक्रेसी क्या होती है, कैसे गवर्नमेंट रन करनी चाहिए। लेकिन पॉलिटिकल फिलॉसफी जो है ये बताता है कि कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड है, और हमें जस्टिस आखिर होता क्या है, हमें किस टाइप के रूल्स को फॉलो करने चाहिए और क्यों करने चाहिए। मेन क्वेश्चन है व्हाई शुड बी फॉलो रूल्स। तो ये जो है किसका काम होता है, पॉलिटिकल फिलॉसफी का काम होता है, ये इस टाइप के क्वेश्चन अराइज करना, रूल्स एंड रेगुलेशन क्यों फॉलो करना चाहिए। तो ये 2 डायमेंशन देख लीजिए, नॉर्मेटिव और कंसेप्चुअल, जो कि जस्टिस बताता है कि व्हाट इज जस्टिस, आखिर होता ही क्या है, किस ऐसा हम कौन सा बाउंड्री सेट कर दे जो हमें डिफाइन कर दे कि हाँ ये जस्टिस है। और फ्रीडम क्या है, कि हमें क्या मिल जाए ऐसा जो हमें लगे जो हाँ हमें फ्रीडम मिल गई। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन जो है ये पॉलिटिकल फिलॉसफी का में डिस्कस करते हैं। अब हम बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट में पहला है टॉपिक स्टेट। तो स्टेट क्या होता है, तो स्टेट जो है सुप्रीम अथॉरिटी, जो मेन पावर है लॉज बनाने की, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की, तो वो जिसके पास होती है तो वो स्टेट कहलाता है। तो स्टेट क्या है, जो सेंट्रल सब्जेक्ट है पॉलिटिकल फिलॉसफी का। इसके अंदर बहुत सारे इंडिविजुअल आते हैं। तो ये जस्टिफाई अब क्वेश्चन, मतलब ये अब क्वेश्चन अराइज होता है कि स्टेट का जो अथॉरिटी है वो आखिर किसके पास है और क्या लिमिटेशन होनी चाहिए। स्टेट के पास क्या आखिर ऐसा क्या लिमिटेशन है कि वो हमें डिसाइड कर दे कि हाँ स्टेट के पास ये सब अथॉरिटी होनी चाहिए। तो बहुत सारे जो है डिफरेंट ट्रेडिशन अपने अलग अलग जवाब देते हैं। तो सोशल डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन में देखेंगे तो वो बताते हैं कि स्टेट का रोल क्या है, वेलफेयर करना, वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल, और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और सोशल जस्टिस प्रोवाइड करना, ये किसका काम है, ये स्टेट का काम है। और सॉवरेनिटी में देखेंगे जो कि बताता है कि सुप्रीम अथॉरिटी जो है वो पॉलिटिकल कम्युनिटी के अंडर ही आती है। तो सुप्रीम अथॉरिटी, जिसमें जीन बॉर्डिन जो है एक फिलोसोफर है, थ्योरिस्ट है, वो जो है सॉवरेनिटी का टर्म सबसे पहले प्रोवाइड करते हैं, जो बताते हैं कि जो स्टेट है वो इंडिविजुअल है, ऑब्सोल्यूट है एंड परपेचुअल है। इंडिविजुअल मतलब क्या होगी कि वो डिवाइड हम नहीं कर सकते हैं, और ऑब्सोल्यूट क्या हुआ
जो सॉवर्निटी को कोई भी लिमिटेशन नहीं है, यानी कि उसकी पावर जो है अनलिमिटेड है, इसलिए इसे हम ऑब्सोल्यूट कहें। और परपेचुअल क्या हुआ कि सॉवर्निटी जो है टेम्पररी नहीं है, लाइक अगर कोई रूलर्स नहीं भी रहे तो वो मोनार्की के थ्रू जो है आगे हायरार्की चलती रहेगी, तो वो सॉवर्निटी खत्म नहीं होगा, तो इसलिए बोला गया है कि परपेचुअल है, यानी कि वो परमानेंट है, टेम्पररी नहीं रहता है। तो अब देखिए आइडिया ऑफ ऑब्सोल्यूट सॉवर्निटी क्या है, जो कि लॉ के अंडर रहता है, लाइक कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे लॉज दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स, तो इन सब के जुडिशियल रिव्यू, तो ये सब के अंडर आता है ऑब्सोल्यूट सॉवर्निटी। हमारा थर्ड है टॉपिक लिबर्टी, जिसमें हम दो टाइप के लिबर्टी देखेंगे, निगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी। निगेटिव लिबर्टी क्या एक्सप्लेन करता है कि आखिर हमें अगर कुछ राइट्स दिए गए हैं तो वो किस हद तक दिए गए हैं, लाइक बहुत सारे लिमिटेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें बहुत सारे राइट्स दिए हैं, पर उसमें भी जो है हमें कुछ लिमिटेशन देखने को मिले हैं, लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच में, जिसमें हमें ये बोला गया जो हमें किसी दूसरे की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, तो ये जो हमें जो लिमिटेशन देखने को मिलते हैं, जो कंस्ट्रक्शन देखने को मिलते हैं, वो फ्रीडम फ्रॉम कोerसन, यानी कि हमें फोर्सफुली नहीं बोला गया है कि हाँ आपको रूल्स फॉलो करने चाहिए। तो ये कुछ जो लिमिटेशन दिए गए हैं उसी को जो है निगेटिव लिबर्टी हमें कहा जाता है। पॉजिटिव लिबर्टी आ जाता है, इसमें हम देखते हैं कि हमें जो फ्रीडम दिए गए हैं, जो हम लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है, तो उसे हम एजुकेशन, हेल्थ और अपॉर्चुनिटी आ जाता है, तो इन सबको जो है हम पॉजिटिव लिबर्टी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देख लीजिए क्या है। नेक्स्ट आता है हमारा इक्वलिटी। इक्वलिटी मतलब क्या हुआ कि जो है ये एक मॉरल आइडिया है दैट डिमांड्स दैट ऑल पर्सन डिजर्व इक्वल फॉर्मल और लीगल इक्वलिटी, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो फॉर्मल और लीगल इक्वलिटी में क्या आएगा कि सारे लोग जो है इक्वलिटी के नज़र में जो है इक्वल, आई मीन सारे इंडिविजुअल जो है लॉ के नज़र में जो है इक्वल रहते हैं, लाइक हर एक लोगों को जो है सेम, मतलब हर एक, मतलब कि एक ही लॉ जो है वो सारे लोगों के लिए इक्वल रहेगा, तो वो तो है फॉर्मल और लीगल इक्वलिटी कहलाएगा। और इक्वल ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई है लोगों को, तो वो इक्वलिटी, जो सेम अपॉर्चुनिटी सारे लोगों को प्रोवाइड की गई है, वो आ गया इसमें, इसके अंडर। और जो है हर एक लोगों को जो है एजुकेशन और अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट, ये सब जो है इक्वल मिलना चाहिए, फेयर एक्सेस में होना चाहिए, तो ये जो है इक्वलिटी के अंडर आ जाएगा। सब्सटेंटिव ऑफ रियल इक्वलिटी क्या आ जाएगा, यानी कि हमें लॉ तो प्रोवाइड कर रही है कि सिर्फ ऐसा ना हो कि सिर्फ लॉ के नज़र में हम इक्वल है, पर रियल में जो है उसका यूज़ ना हो, लाइक तो वही जो है फोकस इसका क्या है, आउटकम पे फोकस है। फोकस का ये भी इंश्योर करने का काम करता है कि हाँ रियलिटी में लोगों को इक्वल राइट्स मिले हैं, ना कि सिर्फ लॉ के नज़र में मिले हैं। तो फोकस क्या करता है, आउटकम पे फोकस करता है, रियल आउटकम पे फोकस करता है, तो ये है सब्सटेंटिव और रियल इक्वलिटी। जैसे कि एग्जांपल, अंबेडकर आर्ग्यू फॉर्मल इक्वलिटी कैन नॉट एलिमिनेट कास्ट इनइक्वलिटी, सब्सटेंटिव मेजर्स आर एसेंशियल। तो यहाँ पे अंबेडकर भी बताते हैं कि सिर्फ लॉ के नज़र में इक्वलिटी देने से कोई मतलब नहीं है, मेन फोकस जो है हमारा इम्प्लीमेंटेशन पर फोकस होना चाहिए कि वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं। तो इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस होना चाहिए, ये अंबेडकर जी ने आर्ग्यू किया था। नेक्स्ट टॉपिक देख लीजिए क्या है। हमारा जो टॉपिक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है जस्टिस। जस्टिस क्या होता है, एक सेंट्रल वर्च्यू है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का, जो अलग अलग अपना मीनिंग देते हैं, लाइक क्लासिकल व्यूज़, इसमें जस्टिस जो है जस्टिस इज हार्मोनी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स प्लेइंग देयर अप्रोप्रिएट रोल्स और गिविंग ईच पर्सन देयर ड्यू। यानी कि एरिस्टोटल और प्लेटो का जो है जस्टिस व्यूज़ देख लेंगे, जिसमें कि प्लेटो जो है वो बताते हैं कि जस्टिस क्या है, वो एक हार्मोनी क्रिएट करने का करता है, यानी कि मॉरल हार्मोनी क्रिएट करने का काम करता है। और एरिस्टोटल बोलते हैं कि
जो इक्वल लोग हैं उन्हें इक्वल राइट मिलनी चाहिए और अनइक्वल लोगों को अनइक्वल राइट मिलनी चाहिए, ये अरिस्टोटल का कहना था। और मॉडर्न व्यू में मॉडर्न थिंकर जो है जस्टिस को ऐसे व्यू करते हैं कि एक डिस्ट्रीब्यूटिव और प्रोसीडियर होना चाहिए। लाइक जॉन रॉल्स जो है वो जस्टिस को फेयरनेस के थ्रू मेज़र करते हैं। लाइक अगर सोसाइटी को अगर फेयर बनाना है तो हमें जस्टिस लाना चाहिए, तो जो फेयरनेस का काम करता है, फेयरनेस से जो है हमें जो है जस्टिस देखने को मिलेगा। फेयरनेस इक्वल टू जस्टिस या फिर जस्ट सोसाइटी। नेक्स्ट देख लेते हैं। आई थिंक टॉपिक हमारा कवर हो चुका है यूनिट 1 का, नहीं हमारा टॉपिक बाकी है अभी। नेक्स्ट है और नॉजिक का राइट टू प्रॉपर्टी मिनिमल रिडिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि नॉजिक के अकॉर्डिंग जो है जस्टिस क्या है कि हम इंडिविजुअल के प्रॉपर्टी राइट को रिस्पेक्ट करें, तो वो नॉजिक के अकॉर्डिंग है। मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या है कि जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है लोगों का उसे प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे तो जस्टिस क्रिएट होगा। तो ये मार्क्स के अकॉर्डिंग है। अंबेडकर के अकॉर्डिंग क्या है, कास्ट सिस्टम जो है इंट्रिंसिकली जो है अनजस्ट है, यानी कि कास्ट सिस्टम जो है अनजस्ट है, इसी से जो है अनजस्ट सोसाइटी का क्रिएशन होता है। इसलिए जस्टिस को जो है बोथ मॉरल रीजनिंग और इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन की ज़रूरत है, तभी जो है जस्टिस जो है फुलफिल हो पाएगा। राइट सब देख लीजिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइट है, सिविल राइट, पॉलिटिकल राइट, इकोनॉमिक राइट। सिविल राइट में स्पीच, कंसीव और प्राइवेसी, कंसाइंस और प्राइवेसी, और पॉलिटिकल राइट में वोटिंग, एसोसिएशन, रिप्रेजेंटेशन है, और इकोनॉमिक्स एंड सोशल राइट में एजुकेशन, हेल्थ, लाइवलीहुड, ये सब तो आपको पता ही होगा। तो आई थिंक ये यूनिट 1 का जो सारे टॉपिक्स हैं वो कवर हो गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक देख लीजिए। नेक्स्ट है हमारा मॉडर्न लिबरल थॉट, जिसमें हम लिबरल थॉट आखिर क्या होता है, एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है जो इंडिविजुअल को सेंटर में रख के बात करता है। यानी कि लिबरल जो थॉट है ये जो डिस्कस करते हैं कि ह्यूमन इंडिविजुअल ही जो है मेन सेंटर है। तो कुछ लोग जो है वो अपने आर्ग्यूमेंट देते हैं, लाइक जो है ह्यूमन को जो है जन्म से ही बहुत सारे राइट्स मिले हुए हैं, गवर्नमेंट को जो है उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, और जो है पावर जो है लॉज के थ्रू लिमिटेशन होनी चाहिए, और सोसाइटी को जो है कंसेंट के बेसिस पे बनाना चाहिए, ना कि फोर्सफुली हमें बनाना चाहिए। लाइक ऐसा नहीं है कि हम फोर्सफुली किसी पर प्रेशर डाल रहे हैं कि आपको लॉ फॉलो करना चाहिए, इस टाइप का नहीं होना चाहिए। कोर प्रिंसिपल देख लेते हैं। लिबरलिज्म का कोर प्रिंसिपल क्या है, इंडिविजुअलिज्म। इसमें इंडिविजुअल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ना कि स्टेट। किसी स्टेट या नेशन से ऊपर जो है इंडिविजुअल ह्यूमैनिटी मैटर करती है, वो इंडिविजुअल। रीज़न क्या है, पीपल कैन थिंक, डिसाइड, चूज रैशनली, रीज़न पर बेस होता है लिबरलिज्म, वो बताया गया। और नेचुरल राइट्स, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, ये सब जो नेचुरल राइट्स दिए गए हैं। और कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट जो है लेजिटिमेट है जब पीपल जो है एग्री करती है कि हाँ हमें गवर्न होना है। और लिमिटेड गवर्नमेंट है जो कि स्टेट पावर मस्ट बी रिस्ट्रिक्टेड बाय लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ऐसा नहीं है कि अपना स्टेट अपना अलग ही लॉज चलाए जा रही है और उन अथॉरिटी पे कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं, तो ऐसा मतलब पावर जो है रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए गवर्नमेंट के ऊपर। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, सेम लीगल स्टेटस फॉर ऑल सिटीजन, सारे सिटीजन के लिए इक्वालिटी है। तो ये है लिबरलिज्म का कोर प्रिंसिपल। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। Enlightenment is a human becoming mature enough to use their own reason. People must think for themselves, not blindly follow kings, priests, tradition. इसे जो है इम्प्रूवमेंट हो सोसाइटी में। लाइक लोगों को जो है लोग इतने मेच्योर हो चुके हैं, इतना लोग जो है क्रिटिकली एनालाइज करके या फिर क्रिटिकली थिंक करके वो अपने रीज़न के थ्रू को जो है सोसाइटी जो है फॉर्म हो सकती है। और इनलाइटमेंट के थ्रू क्या होता है, वो रीज़न पे ज़्यादा फोकस करते हैं और वो किसी भी चीज़ों को जो है ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते हैं।
किसी भी चीज़ों को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते हैं और ऐसा उनके मन में डर नहीं होता है कि हाँ हम लॉ फॉलो नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, तो वो अपने खुद का दिमाग लगाते हैं और इसी से जो सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा अगर हम रीज़न पर फोकस करेंगे, ना कि किसी भी ट्रेडिशन को ब्लाइंडली फॉलो करेंगे। स्टेट ऑफ नेचर क्या है और सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो थॉमस हॉब्स जो है स्टेट ऑफ नेचर को बताते हैं कि ये वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट वॉल है, यानी कि एब्सोल्यूट सॉवर्ड जरूरी है अगर हमें पीस चाहिए, तो अगर हमें पीस चाहिए तो ये एब्सोल्यूट सॉवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। ये थॉमस हॉब्स के द्वारा कहा गया है। जॉन लॉक बताते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर क्या है, मोस्टली बट इनसिक्योर्ड है, पीपल एग्री टू फॉर्म गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट देयर राइट, बताते हैं कि लोग ही एग्री करते हैं कि हमें उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करने चाहिए और गवर्नमेंट जो है लिमिटेड है, ऐसा नहीं कि एब्सोल्यूट है, ऐसा नहीं कि उसके पास 100% पावर है, तो ये इसका मतलब ये हो गया। और गवर्नमेंट जो है अगर फेल होगी तो लोग जो है रिवॉल्ट भी कर सकते हैं। स्लेवरी देख लेते हैं, लिबरल कॉन्ट्राडिक्शन है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बिगिनिंग ऑफ पॉलिटिकल सोसाइटी। पॉलिटिकल सोसाइटी जो है कब बिगिन होती है, अगर इंडिविजुअल लीव द स्टेट ऑफ नेचर, मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, क्रिएट्स अ गवर्नमेंट एंड लॉ। अगर कोई लॉ है स्टेट ऑफ नेचर को छोड़ देगी और एक कॉन्ट्रैक्ट बना के खुद गवर्नमेंट और लॉ बना लेगी, तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉलिटिकल सोसाइटी का फॉर्मेशन होता है। लाइक जॉन लॉक बताते हैं कि पॉलिटिकल सोसाइटी तब एग्जिस्ट कर सकती है जब जो है न्यूट्रल जज एग्जिस्ट होगा, लॉज बनेगी और प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा, तो इससे जो है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी का फॉर्मेशन होगा। ये आपने नाम सुना लग रहा होगा, ये आपने कहाँ सुना था, यहाँ ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये सारे नाम दिए गए हैं। तो इसी से जो है पॉलिटिकल सोसाइटी का स्टार्ट होता है, पॉलिटिकल सोसाइटी का फॉर्मेशन होता है, पॉलिटिकल सोसाइटी का बिगनिंग होता है। तो फिर क्वेश्चन ये उठता है कि हमें आखिर लॉज को फॉलो क्यों करने चाहिए, वाई शुड वी फॉलो लॉ। तो लॉ कंसर्ट देते हैं बिकॉज यू हैव कंसेंटेड टू पॉलिटिकल सिस्टम, आप पॉलिटिकल सोसाइटी में रहते हैं और आपने पॉलिटिकल सिस्टम को कंसेंट दिया। लाइक आप कोई रोड यूज़ कर रहे हैं, ब्रिज यूज़ कर रहे हैं, तो आपने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। तो इसी वजह से ये बताते हैं कि हमें इसलिए जो है लॉज को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आप इंडिविजुअल अकेले नहीं हैं, आप पॉलिटिकल सिस्टम के साथ हैं, इस वजह से। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, देख लेते हैं कि व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ मॉडर्न लिबरल थॉट। इनइक्वालिटी प्रॉब्लम है। लिबरलिज्म जो हमें फ्रीडम तो देता है कॉन्ट्रैक्ट का, बट पावरफुल ग्रुप जो है डोमिनेट करते हैं मार्केट को, जिससे कि क्लास इनइक्वालिटी आती है। लाइक लिबरलिज्म में हमने जो भी टॉपिक इधर देखे थे, एक बार देख लीजिए। कोर प्रिंसिपल जो भी था इंडिविजुअलिज्म, जिसमें इंडिविजुअल को हम इम्पोर्टेंट देते हैं, रीजन, नेचुरल राइट, कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट। तो ये सारे जो लिबरलिज्म के जो कोर प्रिंसिपल है उसको अब हम क्रिटिसाइज करते हुए बात करते हैं। बताते हैं कि जो कुछ पावरफुल ग्रुप है वो मार्केट को डोमिनेट करती है। यूरोपियन लिबरल पीपल जो है वो फ्रीडम को प्रीच करते हैं, लेकिन फिर भी जो है कॉलोनियल डोमिनेशन को जो है ये सपोर्ट कर रहे हैं। राइट इनिशियल जो पहले तो है जो सिर्फ और सिर्फ मेन को दिया गया था, और वुमेन को जो है वोटिंग और प्रॉपर्टी राइट बिल्कुल था ही नहीं। प्रॉपर्टी वर्सेस इक्वालिटी, प्रॉपर्टी जो है एक नेचुरल राइट है, लेकिन इकोनॉमिक पावर प्रोवाइड करती है लैंड ओनर को, जो कि जो है सोशल जस्टिस को हार्म करने का काम करता है। लेकिन लाइक प्रॉपर्टी तो है वो नेचुरल राइट है, लेकिन फिर भी जो है सिर्फ इकोनॉमिक पावर जो है सिर्फ और सिर्फ लैंड ओनर को दी गई है, तो ये एक लिमिटेशन या फिर चैलेंज क्रिएट करने का काम करता है। नेक्स्ट टॉपिक देख लीजिए। नेक्स्ट हमारा यूनिट 3 में हम देखेंगे लिमिट्स ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स, यानी कि मॉडर्न वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स के हम लिमिटेशन देखेंगे। इसमें सोशल स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि व्हाट इज सोशल स्ट्रक्चर, क्या होता है। तो सोशल स्ट्रक्चर मीन्स द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट वेयर इकोनॉमिक रिसोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड, एग्जाम्पल क्लास सिस्टम, प्राइवेट प्रॉपर्टी, पैट्रियार्की। यानी कि जो सोसाइटी में जो डिवीज़न देखने को मिला है, जब रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसे हम क्लास सिस्टम कहे गए हैं। यानी कि उसके मतलब कि उसके एग्जाम्पल में क्लास सिस्टम आ गया, प्राइवेट प्रॉपर्टी और पैट्रियार्की को फॉलो किया गया, तो उसमें हम सोशल स्ट्रक्चर कहते हैं।
और नेक्स्ट हमारा कि यू हैव राइट टू एजुकेशन बट डजेंट मीन यू हैव एक्सेस टू गुड स्कूल। लाइक आपको राइट टू एजुकेशन तो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर दिया, लेकिन आपको ये इंश्योर कौन करेगा कि हाँ आपको गुड एजुकेशन मिल रहा है कि नहीं, आप गुड स्कूल में है कि नहीं। तो ये जो है प्रॉब्लम आती है कि तो यही लिमिटेशन आता है इसके अंदर कि गवर्नमेंट ये इंश्योर कर देती है कि आपको गुड एजुकेशन मिलना चाहिए, इक्वल एजुकेशन मिलना चाहिए, लेकिन आप अच्छे स्कूल में जा रहे हैं या नहीं, ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक, नेक्स्ट है मॉडर्न लिबरल। Modern liberalism assume that all individuals are equal and everyone can compete freely। मॉडर्न लिबरलिज्म पहले से अज्यूम कर लेते हैं कि हाँ सारे इंडिविजुअल इक्वल है और सारे फ्रीली काम कर सकते हैं। क्रिटिक्स इसमें बोलते हैं क्रिटिसाइज करने के लिए इस स्टेटमेंट को कि ये स्टेटमेंट जो है एब्स्ट्रैक्ट एंड इग्नोर एक्चुअल सोशल स्ट्रक्चर को इग्नोर कर रही है, लाइक पॉवर्टी, क्लास, कास्ट, रेस, जेंडर। लाइक ऐसे बोलने के लिए तो हाँ सारे राइट्स दिए गए हैं, पर फिर भी जो है ये सारे लिमिटेशन देखने को मिलते हैं कि हाँ इससे जो है क्या क्रिएट हो रहा है, सोसाइटी में प्रॉब्लम आ रही है, सोशल स्ट्रक्चर को जो है इग्नोर किया जाता है। तो ये क्रिटिसाइज करते हुए ये स्टेटमेंट देते हैं कि ये सारे चीज़ हो रहे हैं। रिलेशनशिप विद कैपिटलिज्म। लिबरलिज्म हिस्टोरिकली सपोर्टेड प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड फ्री मार्केट, यानी कि जो लिबरलिज्म है वो स्टार्टिंग में जो प्राइवेट प्रॉपर्टी और फ्री मार्केट को जो है सपोर्ट करती थी। और नेक्स्ट क्या है, तो इससे जो इकोनॉमिक क्लास वेल्थ कंसंट्रेशन होता है, यानी कि लाइक अगर आप किसी एक के पास सबसे ज़्यादा पावर रहेगा तो हायरार्की क्रिएट होगा ही। तो नेक्स्ट टॉपिक है तो इसी से जो है इकोनॉमिक में लाइक क्लास सिस्टम का जो डिवीज़न देखने को मिला है या फिर वेल्थ का कंसंट्रेशन देखने को मिला है, ये इसी चीज़ से अराइज होता है। अगर आप किसी एक को ज़्यादा पावर देंगे और किसी को पावर नहीं देंगे तो ये जो है हायरार्की देखने को मिलेगा, या फिर जो भी इकोनॉमिक में कास्ट सिस्टम अराइज हो रही है ये सब देखने को मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक है क्लासलेस सोसाइटी का पॉसिबिलिटी। तो क्लासलेस सोसाइटी क्या होता है, व्हाट इज क्लासलेस सोसाइटी? अ सोसाइटी वेयर नो इकोनॉमिक डिवीजन बेस्ड ऑन वेल्थ रिसोर्स, और वेल्थ रिसोर्स जो है डिस्ट्रीब्यूटेड हो, फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। यानी कि जो हमने पहले बात की, जो हमने पहले स्लाइड में बात किया था कि क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, इकोनॉमिक सोशल स्ट्रक्चर बन रही है, डिफरेंट कास्ट सिस्टम बन रहे हैं, क्लास अलग अलग क्लास के बेसिस पे डिवीज़न हो रहा है। तो ये सब को ख़त्म करने के लिए जो है क्लासलेस सोसाइटी का फॉर्मेशन किया गया, जिसमें सारे लोगों को जो है इक्वल राइट मिलेंगे और सारे लोगों को जो है इक्वल वेल्थ और रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है इक्वल बेसिस पे होगा। ओके, तो लिबरल व्यूज़ देख लेते हैं, जिसमें लिबरलिज्म जो है बताते हैं कि रिमूव लीगल बैरियर एंड प्रोवाइड इक्वल राइट्स। इससे क्या हो गया, फेयरनेस होगा मार्केट में। लाइक अगर आप लीगल बैरियर रिमूव कर देंगे तो इक्वल राइट सारे लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लाइक मेन प्रॉब्लम क्या है, मेन प्रॉब्लम जो सोसाइटी को है वो ये है कि इक्वल राइट नहीं मिल पा रहे हैं लोगों को। बस ऐसे बोलने के लिए बोल दिया जाता है कि हाँ सारे लोगों को इक्वल राइट है, पर जो है बहुत सारे क्लास क्रिएट हो रहे हैं, बहुत सारे कास्ट सिस्टम क्रिएट हो रहे हैं, डिफरेंट क्लास क्रिएट हो रहे हैं अगर हम इकोनॉमिक रिसोर्स को जो है अलग अलग वे में डिवाइड करेंगे। तो इसलिए जो है क्लासलेस सोसाइटी का फॉर्मेशन किया गया। इसमें मार्क्सिस्ट बताते हैं कि आर्ग्यू दैट कैपिटलिज्म ऑलवेज प्रोड्यूस क्लास डोमिनेशन, यानी कि ये जो कैपिटलिज्म अगर हम देखेंगे तो इसमें जो है लोअर क्लास लोगों का जो है एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिलेगा। इसमें कुछ लोगों का जो है डोमिनेशन होता है और कुछ लोगों का एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिलता है। तो ये मार्क्स ये बताते हैं और लिबरल व्यूज़ ये बताता है। तो सॉल्यूशन क्या है कि प्राइवेट ओनरशिप को जो है अबॉलिश कर देना चाहिए, जिससे जो है क्लासलेस सोसाइटी का फॉर्मेशन होगा, जिसमें हमें कुछ भी सोशल स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट जो है हैना अरेंडेंट जो है वो अपना बताते हैं, अपना व्यूज़ बताते हैं, जो कि 20th सेंचुरी के
20वीं सेंचुरी के फिलोसफर हैं सेंचुरी के पॉलिटिकल फिलोसफर हैं जो कि टोटलिटेरियनिज्म के ओरिजिन के बारे में बताते हैं। इसमें उनका की आर्ग्यूमेंट होता है कि मॉडर्न आइडियोलॉजी लाइक कम्युनिज्म, नाजिज्म जो है क्लास को एलिमिनेट करने का काम करती है, बट दे एंडेड बाय क्रिएटिंग टोटलिटेरियन रिजिम का फॉर्मेशन कर जाती है। वो एलिमिनेट करने का काम तो करती है पर टोटलिटेरियन रिजिम का क्रिएशन कर देती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि व्हेन स्टेट ट्राइज टू फोर्स इक्वलिटी इट डिस्ट्रॉय फ्रीडम, इंडिविजुअलिटी, प्लुरलिटी। यानी कि अगर स्टेट ट्राई करेगी कि एकदम इक्वालिटी एकदम फोर्सफुली प्रोवाइड करने का ट्राई करेगी तो इससे लोगों का जो है फ्रीडम, इंडिविजुअलिटी, प्लुरलिटी पर डाउट उठता है और या फिर इन सब की चीज़ों पर रिस्ट्रिक्शन लग जाता है। तो इनका सेंट्रल आइडिया क्या है कि क्लासलेस सोसाइटी कैन नॉट बी अचीव थ्रू स्टेट कोअर्जन। यानी कि अगर स्टेट फोर्सफुली करेगी लोगों के ऊपर, इंडिविजुअल पर कि हाँ आपको ये रूल्स फॉलो करना चाहिए, तो ये फोर्सफुली काम करने से क्लासलेस सोसाइटी कभी भी फॉर्म नहीं होगी। तो इससे जो है टोटलिटेरियन कंट्रोल ही प्रोवाइड होगा, अराइज होगा कि वो आप उस पर कंट्रोल कर रहे हैं, ना कि इक्वालिटी तो इस चीज़ से कभी अचीव नहीं होगी अगर आप फोर्सफुली कहेंगे कि स्टेट को जो है इन लोगों पर जो है ये करना चाहिए कि हाँ रूल्स फॉलो करो। तो अकॉर्डिंग टू एडेलेड, मार्क्सिज्म इज राइट अबाउट द क्लास डोमिनेशन। यानी कि मार्क्सिज्म जो बताते हैं कि क्लास डोमिनेशन होता है और एक्सप्लॉयटेशन होता है लोअर क्लास लोगों का, तो वो इस चीज़ में तो राइट थे, क्लास का जो डोमिनेशन होता है, बट रॉन्ग इन द थिंग दैट अबॉलिशिंग द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली क्रिएट्स फ्रीडम। और वो जो बताते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को एलिमिनेट करके जो है फ्रीडम क्रिएट हो जाएगा, तो वो इस चीज़ के मामले में गलत थे, क्योंकि ह्यूमन डाइवर्सिटी विल ऑलवेज क्रिएट डिफरेंसेस। लाइक पावर जो है सिंपली जो है स्टेट ऑफिशियल के तरफ शिफ्ट हो जाएगा। लाइक नए रूलिंग क्लास आ जाएंगे, लाइक ब्यूरोक्रेट, पार्टी अलाइट। तो बिग टेंशन यहाँ पर ये उठ के आता है कि मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट का जो सफ़र करते हैं कॉन्ट्रडिक्शन से। लाइक लिबरलिज्म प्रोटेक्ट फ्रीडम बट प्रोड्यूस इनइक्वालिटी। तो यहाँ पर मेन लिमिटेशन यही आ जाता है कि लिबरलिज्म फ्रीडम को तो प्रोटेक्ट करता है लेकिन इनइक्वालिटी को प्रोड्यूस करता है। मार्क्सिज्म ट्राई करते हैं टू एंड इनइक्वालिटी बट जो है फ्रीडम को क्रिएट कर देते हैं। यानी कि मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट इसी वजह से जो है इस चीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं या फिर कुछ लिमिटेशन बताते हैं कि ऐसे, और अगर हम फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने जा रहे हैं तो इक्वालिटी खतरे में आ रही है, और इक्वालिटी को प्रोटेक्ट करने जा रहे हैं तो फ्रीडम खतरे में आ रही है। तो ये सारे जो लिमिटेशन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है। तो यूनिट 3 में यही सब टॉपिक था जो आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। क्लासलेस सोसाइटी और इकोनॉमिक डिवीजन जो होता है सोशल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, तो वो सब देख लिया। तो यूनिट 4 देखते हैं जो कि हमारा टॉपिक का नाम है इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट क्या होता है, पहले हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इट रिफर्स टू द आइडियाज अबाउट स्टेट पावर, जस्टिस, लॉ एंड आइडियल गवर्नेंस डेवलप्ड बाय इंडियन थिंकर अक्रॉस डिफरेंट हिस्टोरिकल पीरियड। यानी कि इंडियन पर्सपेक्टिव में देखेंगे क्या क्या राइट्स है, क्या क्या आइडिया है गवर्नमेंट के, कौन से लॉज फॉलो हो रहे हैं और क्या क्या जस्टिस है इंडियन पर्सपेक्टिव में, वो हम देखने वाले हैं। जिसमें हम दोनों नॉर्मेटिव देखेंगे, नॉर्मेटिव जो बताता है कि क्या होना चाहिए और डिस्क्रिप्टिव बताता है कि क्या ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, क्या थ्योरीज है पॉलिटिक्स के, वो दोनों इंक्लूड होते हैं इसमें। तो हम इसमें टोटल 4 टॉपिक कवर करने वाले हैं। क्रिटिक ऑफ नेशनलिज्म रविंद्रनाथ टैगोर का, क्रिटिक ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन महात्मा गांधी का, डेमोक्रेसी एंड एनहिलेशन ऑफ कास्ट डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का, रेडिकल ह्यूमनिज्म M.N. रॉय के द्वारा। ये हमारा 4th टॉपिक होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्रिटिक ऑफ नेशनलिज्म।
क्रिटिक ऑफ नेशनलिज्म क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर क्रिटिसाइज करते हैं कि हाउ नेशनलिज्म डेवलप इन वेस्टर्न कंट्रीज इज एग्रेसिव दैट क्रिएट्स इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, डिवीजन एंड वॉर। यानी कि जो नेशनलिज्म जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन में क्रिएट हो रही है वो एक एग्रेसिव है और वो जो है बहुत सारे टेंशन क्रिएट होते हैं, बहुत सारे वॉर क्रिएट होते हैं। ये रविंद्रनाथ टैगोर इस चीज़ को क्रिटिसाइज करते हुए बताते हैं कि ये इकोनॉमिक इक्वालिटी प्रोवाइड नहीं कर रही है और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, डिवीज़न हो रहा है सोसाइटी में। तो ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन को इसी चीज़ के बेसिस पे क्रिटिसाइज करते हैं। वो आगे और भी आर्ग्यूमेंट देते हैं अपने, वो देखेंगे। नेशन वर्सेस ह्यूमैनिटी, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो बताते हैं कि इंडिया का फ्यूचर जो है लाइज नॉट इन नेशनलिज्म बट इन यूनिवर्सल ह्यूमैनिज्म। यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, ह्यूमैनिज्म की बात करते हैं, यानी कि उनके लिए लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग जो है मेन जो फोकस है इंडिया का फ्यूचर वो किस में है? ह्यूमन पे है, ना कि नेशन पे है। वो बताते हैं अकॉर्डिंग टू रविंद्रनाथ टैगोर। ही वॉन्टेड स्पिरिचुअल यूनिटी एंड कोऑपरेशन। India can never be single uniform culture because it contains different religion, language, culture। यानी कि हमारे इंडिया में बहुत सारे डिफरेंट नोशन देखने को मिले हैं, डिफरेंट कल्चर है, नेशन डिफरेंट लैंग्वेज है। तो हम कभी भी जो है यूनिफॉर्म कल्चर को फॉलो नहीं कर सकते और इंडिया को चाहिए क्या? स्पिरिचुअल यूनिटी की इम्पोर्टेंस है। ये रविंद्रनाथ टैगोर के अकॉर्डिंग जो है स्पिरिचुअल यूनिटी होना चाहिए, तभी जो है इंडिया का फ्यूचर जो है सक्सेस कर पाएगा। और आगे टैगोर आर्ग्यू क्या करते हैं कि नेशनलिज्म जो है एक वेस्टर्न इम्पोर्ट हार्मफुल है। यानी कि नेशनलिज्म जो वर्ड है वो इम्पोर्ट किया गया है वेस्टर्न कंट्री से। ये जो नेशनलिज्म वर्ड है ये वेस्टर्न कंट्री से इम्पोर्ट किया गया है, जो कि हमारे इंडियन सिविलाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, ये बताते हैं टैगोर। फिर आगे सपोर्ट करते हैं कल्चरल यूनिटी को, ना कि पॉलिटिकल नेशनलिज्म। ये जो है कल्चर जो यूनिटी है उसे सपोर्ट करते हैं टैगोर। जो हमारा जो इंडियन जो सिविलाइजेशन चला आ रहा है, स्पिरिचुअल सिविलाइजेशन चला आ रहा है, उस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। तो ये था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्रिटिक ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न, नेक्स्ट हमारा क्रिटिक ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन। तो महात्मा गांधी बताते हैं कि मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन क्या है? एक मटेरियलिस्टिक है, वायलेंट है, सोललेस है। यानी कि इनके अकॉर्डिंग क्या है कि वो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन चला रहा है, वो जो वेस्टर्न कंट्री में जो सिविलाइजेशन चला रहा है, वो हमारे कंट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। क्योंकि महात्मा गांधी जो है सिर्फ ट्रूथ और नॉन वायलेंस पर मेन फोकस करते थे। और जो इनके अकॉर्डिंग जो सोसाइटी इनके अकॉर्डिंग जो है ट्रू सिविलाइजेशन क्या है? मोरल वैल्यू पे बेस होना चाहिए। ट्रूथ, नॉन वायलेंस, सेल्फ रिस्ट्रेंट, इन सब चीज़ों पे जो है सोसाइटी बेस्ड होनी चाहिए, सिविलाइजेशन बेस्ड होनी चाहिए। तो ये बताते हैं। और रियल स्वराज क्या है? सेल्फ रूल है। स्वराज मीन्स पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल और मोरल सेल्फ गवर्नेंस। यानी कि मोरल सेल्फ गवर्नेंस को सपोर्ट करते हैं और ब्रिटिशर से इंडिपेंडेंस, वो ऐसा ये स्वराज का मतलब होता है। गांधी जी आगे आर्ग्यू करते हैं कि मॉडर्न स्टेट जो है सेंट्रलाइज्ड और करप्ट हो चुकी है। यानी कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन में जो इन्होंने देखा कि मॉडर्न जो सोसाइटी है वो एक तरह से पूरी करप्ट हो चुकी है। और रियल जो है ये विलेज रिपब्लिक और डिसेंट्रलाइज को सपोर्ट करते हैं मेनली महात्मा गांधी। और पंचायती राज, डेमोक्रेसी, इन सबको ये सपोर्ट करते हैं गांधी जी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा डेमोक्रेसी एंड एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। तो इंडिया जो है कैन नॉट बिकम डेमोक्रेसी अंटिल कास्ट डिस्ट्रॉयड। यानी कि कास्ट जब तक डिस्ट्रॉयड ना हो जाए तब तक जो है इंडिया एक ट्रू डेमोक्रेसी बन ही नहीं सकती है, अकॉर्डिंग टू अम्बेडकर। तो अम्बेडकर आर्ग्यू करते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वे ऑफ लाइफ है, मॉरल ट्रांसफॉर्मेशन है सोसाइटी का। ये एक ऐसा नहीं है कि हाँ इलेक्शन हो गए, लोग चुन गए तो और वोटिंग हो गया, बस ये सब डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी का मेन आइडिया है कि मॉरल डेवलपमेंट हो सोसाइटी का ट्रांसफॉर्मेशन हो। और अम्बेडकर जो है बताते हैं कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन, वोटिंग, ये जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है वो एक तरह से मीनिंगलेस है जब तक हमारे देश में सोशल डेमोक्रेसी ना आए। सोशल डेमोक्रेसी किससे क्या मतलब है इनका? लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जब तक ना आए लोगों में, ये तीन वैल्यू होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
और ये सोसाइटी में एग्जिस्ट होना इम्पोर्टेंट है, ना कि सिर्फ लॉ में इम्पोर्टेंट है कि हाँ लॉ बना दिए ये वो नहीं है। आपको सोसाइटी में जो है ये तीनों वैल्यू को अडॉप्ट करना चाहिए और फिर अपने अंदर भी अडॉप्ट करना चाहिए। तो अम्बेडकर आर्ग्यू करते हैं कि कास्ट जो है इनइक्वालिटी क्रिएट होता है, कास्ट से सोसाइटी डिवाइड होती है। तो ये इन सब चीज़ों को जो है डिनाई करते हैं। जो इनका मेन फोकस होता है कि कास्ट को जो है अबॉलिश करना चाहिए। और ये देखते हैं कास्ट को जो है जो कि एंटी डेमोक्रेटिक है। इससे क्या मतलब हुआ कि ये जो मेन डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी जो मोरल वैल्यू को सपोर्ट करती है, यानी कि इनका जो अम्बेडकर जी का जो है मेन फोकस सोशल डेमोक्रेसी पे होता है। तो इसीलिए ये बताते हैं कि कास्ट से जो है हम कभी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। फिर आगे देखिए, आगे बताते हैं कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी मस्ट इंश्योर सोशल जस्टिस। अगर किसी स्टेट में डेमोक्रेसी है तो उसे सोशल जस्टिस भी प्रोवाइड करना चाहिए। द स्टेबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी, नॉट ब्लाइंड ओबीडियंस ऑफ मेजोरिटी। लाइक हाँ मेजोरिटी जो फॉलो कर रही है वो सिर्फ नहीं होना चाहिए। हमारा मेन फोकस जो है जो मॉरल वैल्यूज़ है, एथिकल वैल्यूज़ है, उन पे फोकस होना चाहिए, उन पे फोकस करके डेमोक्रेसी बनना चाहिए। ठीक। तो अम्बेडकर ट्रांसफॉर्म द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी फ्रॉम अ पॉलिटिकल मैकेनिज्म टू एन एथनिकल कम्युनिटी बेस्ड ऑन डिग्निटी एंड जस्टिस। तो इन सब के बेसिस पे जो है एक जस्ट सोसाइटी का क्रिएशन हो सकता है या फिर फेयर सोसाइटी का क्रिएशन हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू अम्बेडकर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। तो अम्बेडकर बताते हैं कि कास्ट जो है डेमोक्रेसी एंड एनिहिलेशन। तो अम्बेडकर says reform inside caste is a system of graded inequality like higher caste domination, lower caste। अम्बेडकर जो है इस चीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं। लाइक अम्बेडकर बताते हैं कि ये जो कास्ट सिस्टम है ये मेनली जो है वेदास, मनुस्मृति और ट्रेडिशनल हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट से लिया गया है। तो इसलिए ये उन सारे चीज़ों को क्रिटिसाइज करते हैं और कास्ट सिस्टम को अबॉलिश करने की बात करते हैं कि हाँ ये कास्ट सिस्टम जब तक है तब तक रिफॉर्म नहीं आ सकता कंट्री में, तब तक जस्ट सोसाइटी नहीं बन सकती, मॉरल लाइक डेमोक्रेटिक सोसाइटी नहीं बन सकती। ये इनके अकॉर्डिंग कहना था। और एक बता दें कि हिंदुइज्म इज़ नॉट इनफ। द कास्ट सिस्टम जो है रिलीजियस बिलीफ और प्रैक्टिस के ऊपर बेस्ड है और ये जो सोशल और रिलीजियस लेवल दोनों लेवल को जो है ये अटैक करती है। और कास्ट जो एक सिस्टम है ग्रेडेड इनइक्वालिटी लाइक हायर कास्ट डोमिनेटेड लोअर कास्ट। तो कास्ट सिस्टम में देखेंगे लाइक हायर कास्ट जो है वो लोअर कास्ट को ऊपर डोमिनेट करती है। तो ये बताते हैं कि इससे जो है सोसाइटी में हायरार्की क्रिएट होती है। और फिर अम्बेडकर आगे क्रिटिसाइज करते हैं वेदा मनुस्मृति। तो अम्बेडकर आर्ग्यू दैट कास्ट तभी एंड होगा जब तक स्पिरिचुअल अथॉरिटी ट्रेडिशनल कस्टम को जो है हम रिजेक्ट न करें। इसलिए ये जो है हिंदू वेदा, मनुस्मृति इन सब चीज़ों को जो है रिजेक्ट करते हैं और बताते हैं कि इन सब चीज़ों को रिजेक्ट करने से ही हम एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी का फॉर्मेशन कर सकते हैं, क्योंकि जो है कास्ट का जो है मेन जो ओरिजिन हुआ है वो यहीं से हुआ है। तो इसलिए ये क्रिटिसाइज करते हैं और बताते हैं कि यू कैन नॉट बिल्ड एनीथिंग ऑन द फाउंडेशन ऑफ कास्ट। ना ही आप नेशन का फाउंडेशन कर सकते हैं और ना ही आप डेमोक्रेसी का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ओके। तो अम्बेडकर क्रिटिसाइज करते हैं गांधी जी को फॉर सपोर्टिंग वर्ण सिस्टम, आइडियलाइजिंग विलेज लाइफ, डिफेंडिंग कास्ट एज डिवीजन ऑफ लेबर। तो जो लाइक गांधी जी थे वो क्या करते थे, वो वर्ण सिस्टम को सपोर्ट करते थे और विलेज लाइफ को आइडियलाइज करने का काम करते थे और वो कास्ट को इस वे में डिफेंड करते थे कि कास्ट के थ्रू ही हम किसी चीज़ों को हम डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि लेबर को डिवाइड कर रहे हैं। जो भी हमारा काम है वो किस किस लोगों पर डिवाइडेड है वो कास्ट सिस्टम के थ्रू ही हम डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ इसे ये काम करना है, इसे वो काम करना है। तो ये महात्मा गांधी इसी चीज़ के बेसिस पे जो है कास्ट को डिफेंड करने का काम करते हैं। लेकिन अम्बेडकर इस चीज़ को कैसे रिप्लाई करते हैं कि कास्ट जो है काम को डिवाइड नहीं करता है बल्कि ये लोगों को डिवाइड करता है, ये लेबरर को डिवाइड कर रहा है, ये ऐसे बताते हैं। तो ये जो है डिवीज़न ऑफ लेबरर है, ना कि लेबर है। ठीक।
तो अम्बेडकर जो इक्वल राइट और डिग्निटी को प्रमोट करने का काम करते हैं, और इनके आइडिया से जो है बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स और अनटचेबिलिटी का अबोलिशन और रिजर्वेशन पॉलिसी, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये सब जो है इंट्रोड्यूस किए गए हैं। और इनके जो आइडिया है वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो बेसिक राइट्स है, ये सब का फॉर्मेशन कैसे होता है, इन्हीं के आइडियाज़ के थ्रू हुआ है। नेक्स्ट देख लीजिए क्या है टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा, ये हमारा लास्ट टॉपिक है जो कि है रेडिकल ह्यूमनिज्म। तो रेडिकल ह्यूमनिज्म क्या, वो देखिए, एक पॉलिटिकल एंड फिलोसफिकल मूवमेंट है डेवलप्ड बाय एम.एन. रॉय के द्वारा डेवलप किया गया, विच सेज ह्यूमन बीइंग्स शुड बी फ्री फ्रॉम रिलीजियस कंट्रोल, पॉलिटिकल ऑपरेशन एंड ब्लाइंड ट्रेडिशन एंड मस्ट क्रिएट रेशनल, साइंटिफिक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। यानी कि इनके अकॉर्डिंग जो है ह्यूमन बींग जो है वही मेन फोकस है। मेन फोकस क्या है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स को जो है रिलीजियस थाट से फ्री होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, वो उनका मेन काम जो है रीज़न और साइंस के बेसिस, साइंस पर बेस होकर काम करना होता है। ठीक, तो ये जो है तीन चीज़ों को रिजेक्ट करते हैं, ट्रेडिशनल बिलीफ, कम्युनिज्म। अगर आप रैशनली सोचोगे तो आप किसी भी चीज़ को फॉलो ब्लाइंडली नहीं करोगे, यानी कि कोई भी ट्रेडिशनल रिलीजन चल रहा है उसे फॉलो नहीं करोगे। कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, तो कोर प्रिंसिपल क्या है रेडिकल ह्यूमनिज्म का, वो देख लीजिए। तो ह्यूमन प्रोग्रेस शुड बी गाइडेड बाय साइंटिफिक थिंकिंग, रैशनल डिसीजन मेकिंग, क्रिटिकल इनइक्वालिटी। तो ह्यूमन का जो प्रोग्रेस तभी हो सकता है जब लोग जो है रैशनली सोचें, ना कि सिर्फ किसी बिलीफ को ब्लाइंडली फॉलो करें। नेक्स्ट है कि ह्यूमन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं दैन रिलीजन, नेशन, स्टेट, कास्ट एक्सेट्रा। इन सब चीज़ों से ह्यूमन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यह है कोर प्रिंसिपल ऑफ रेडिकल ह्यूमनिज्म। और सारे पर्सन की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मॉरल डिसीजन ले, सोशल को प्रोग्रेस करने में हेल्प करे, पॉलिटिकल पार्टिसिपेट करे। और एम.एन. रॉय बिलीव करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी जो है मैनिपुलेट करती है वोट्स को वोट्स डिस्ट्रॉय इंडिपेंडेंट थिंकिंग को मैनिपुलेट करने का काम करती है पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि इनका मेन फोकस होता है कि हाँ वोटिंग करो, इलेक्शन लड़ो। लेकिन एम.एन. रॉय जो है इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हुए बताते हैं कि मेन फोकस क्या होना चाहिए, एजुकेशन पे होना चाहिए, राइट्स पे होना चाहिए, इन सब चीज़ों पे जो है मेन फोकस होना चाहिए अकॉर्डिंग टू एम.एन. रॉय। लाइक ऐसा नहीं है कि हाँ आप बस स्कूल जा रहे हैं और एजुकेशन आपको कोई मिल नहीं रहा है, बस बुकिस लैंग्वेज या फिर बुकिस नॉलेज नहीं लेना है, आपको एक वोकेशनल नॉलेज लेना है। और इसलिए ये प्रमोट करते हैं कि लोगों का जो है डायरेक्ट पार्टिसिपेशन हो डेमोक्रेसी में या फिर ये पॉलिटिकल पार्टीज में। नेक्स्ट देख लीजिए। तो हमारा आज का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये टॉपिक पूरा समझ में आया होगा। थैंक यू, बाय बाय।